जी हां, तो बिहार का फैसला आ चुका है और बिहार का फैसला आया है एनडीए के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के पक्ष में। लेकिन फैसला आने के बाद से लगातार सियासत और आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला भी जारी है। लेकिन इन सब के बीच सुशील मोदी, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया है। पहले अपना घर संभाले दिग्विजय, ये बात कही है सुशील मोदी ने, ये कहते हुए कि बिहार में जनता ने विकास को वोट दिया है। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा बिहार में किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, और जीत का जश्न सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि दिल्ली में भी लगातार मनाया जा रहा है। 5 तस्वीरें आपके सामने। बिहार में एनडीए की सरकार की एक बार फिर वापसी हुई है। नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, ताजपोशी होगी उनकी। तमाम तरीके के बयान जारी है, लेकिन ये वक्त है बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ताओं के लिए जश्न का। यही वजह है कि लगातार इस तरीके से कार्यकर्ता उत्साह में झूमते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा की ये रिपोर्ट। बिहार में चुनाव के नतीजे आए हैं, दीपावली और छठ का त्योहार है। ऐसे में भाजपा महिला विंग से जुड़ी हुई महिलाएं जो हैं वो नाच भी रही हैं और छठ से जुड़े हुए गीत भी। नरेंद्र मोदी का रिया बहंगी घाट पाऊजा, बहंगी घाट पारिया दे भैया रगिया, भोरे मंगवई जन, भोरे मंगवई जन, पाँच पुतारा एक दियावा। गीत पर झूम भी रही हैं, नाच भी रही हैं, छठ के गीत भी गा रही हैं। तो ये हम लोग की अपनी मेहनत शान है कि हम लोग कोरोना में भी निकाल के महिला घर घर से महिला निकाले। सबसे पहले हम जूस जनता को बधाई देना चाहते हैं, जो हमारे इस कोरोना काल में भी निकल के वोट दिए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इतने रंग लाई और इस खुशी में हम लोग इतने नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। नाच के दिखाइए, झूम के दिखाइए कैसे आप लोग। देखिए ये है वो महिला है, बीजेपी का जश्न मना रही है, नाच रही है, झूम रही है, गा रही है, छठ के गीत गा रही है। ये बदली हुई फिजा है। फिलहाल जिस भाजपा कार्यालय में कल पसरा था सन्नाटा, आज महिलाएं नाच रही हैं, झूम रही हैं, गा रही हैं। ये जीत का जश्न है। ये कह रहे हैं कि ये मोदी जी के लिए जश्न है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन पटना। तो देखिए ये जो जश्न है ये तो पार्टी के कार्यकर्ताओं का जश्न है, महिला कार्यकर्ताओं का जश्न है। लेकिन बिहार में इस बार भी महिलाओं के मतदान का प्रतिशत कहीं ज्यादा रहा था पुरुषों के मुकाबले। 5% ज्यादा मतदान का प्रतिशत था महिलाओं का बिहार में। और ऐसा माना जा रहा था कि नीतीश सरकार ने जो फैसले लिए, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो या फिर शराबबंदी का मुद्दा हो, ये अपने आप में एक बड़ा फैक्टर था जिसका फायदा मिला नीतीश सरकार को। लेकिन इन सब के बीच दिग्विजय सिंह का बयान आता है नीतीश कुमार को लेकर, और उस पर पलटवार करते हैं सुशील मोदी, भारतीय जनता पार्टी के बिहार के वरिष्ठ नेता, बिहार के उप मुख्यमंत्री, जिन्होंने पलटवार किया दिग्विजय सिंह पर। नसीहत दी है दिग्विजय सिंह को सुशील मोदी ने कि दिग्विजय सिंह पहले अपना घर संभालें, वो ज्यादा बेहतर होगा। बिहार में जनता ने विकास को वोट दिया है, ये बात कही है सुशील मोदी ने। जनता ने महागठबंधन को नकार दिया है। सुशील मोदी ने यहां पर सीधा हमला किया है दिग्विजय सिंह पर। वही दिग्विजय सिंह जो नीतीश कुमार को राष्ट्रीय राजनीति में आने की नसीहत दे रहे थे। यानी कुल मिलाकर नीतीश कुमार को दिग्विजय सिंह की नसीहत ये थी कि वो बीजेपी से दूरी बना लें। हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा ने बात की है, सुनिए जरा। महत्वपूर्ण भूमिका रहती है तो वो है बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की, जो हमेशा से बेहतर काम के लिए जाने जाते रहे और सरकार के आर्किटेक्ट के रूप में भी इनकी पहचान रही। सर, सबसे पहले आपको ढेर सारी मुबारकबाद। और अब इस जीत को आप कैसे देखते? देखिए, लोगों ने स्पष्ट जनादेश दिया है, लोगों ने विकास के नाम पर वोट दिया है। देखिए, हम लोगों के पास गए थे कि 15 साल में हम लोगों ने काम किया है। घर घर बिजली पहुंची, गाँव तक सड़कें पहुंची, नल जल योजना, गली नली योजना, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। फर्स्ट प्रायोरिटी अब इस सरकार की क्या होगी, क्योंकि लोग अब देखना चाहते हैं बिहार एक कदम आगे बढ़े। फर्स्ट प्रायोरिटी कुछ आपने जो सोचा? एक सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि किसान के खेत तक बिजली पहुंचाना। घर तक बिजली पहुंच गई, अब किसान डीजल से खेती नहीं करेगा, बिजली से खेती करेगा, और केवल 65 पैसा प्रति यूनिट उसको देना पड़ेगा। और भी बहुत सारी प्राथमिकताएं हैं। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह ने जीत के बाद महागठबंधन को निशाने पर लिया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि जनता ने महागठबंधन को उसकी औकात बता दी है। लगातार हमलावर रहे गिरिराज सिंह, महागठबंधन को लेकर बिहार की सियासत में लगातार सक्रिय रहे हैं गिरिराज सिंह। और अब उन्होंने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे, यानी बीजेपी का चेहरा
बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर होगा, इसको गिरिराज सिंह ने नकार दिया है। क्या कुछ कहा गिरिराज सिंह ने, सुनिए जरा। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कौन सा हैकड़ी वो लेकर के दौड़ रहे थे और सरकार बनाने की बात जो पिछले 80 सीटों को भी नहीं बचा पाए। न कांग्रेस बचा पाई अपनी सीटों को, नंबर को। कांग्रेस 70 सीटें पर लड़ी, ये भी लड़े, लेकिन सीटें मिल नहीं पाया। जनता ने नकार दी, इसको स्वीकारना चाहिए। दूसरे को तो कह रहे थे नीतीश कुमार को कि थक गए हैं, थके हुए हैं, और वो कौन सा घृणा का बॉर्नवीटा पी लिया था, समाज में घृणा फैला रहे थे। काले बाल, गोरे बाल, भूरे बाल, बाबू साहब सारे विशेषण का उपयोग कर लिए। जनता ने नीतीश कुमार को नहीं, उन्हें थका दिया, जो औकात बता दी। 80 से 75 हो गए। चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मधुरेंद्र, गिरिराज सिंह को सुना आपने, गिरिराज सिंह जो कह रहे हैं बात, वैसे उस बात में कुछ गलत नहीं है। आरजेडी को मंथन करना होगा। क्या कारण रहा कि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा, और कांग्रेस को भी ये मंथन करना होगा। पिछली बार से काफी कम सीटें कांग्रेस को भी मिली। देखिए, मंथन का दौर जारी है और इसीलिए अभी तक कोई औपचारिक बयान इस हार को लेकर सामने नहीं आया है। मंथन जिन मुद्दों पर हो रहा है उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जिन इलाकों से सर्वाधिक उम्मीद थी वो इलाके आखिर क्यों बैड परफॉर्मेंस के चलते इस वक्त हार का कारण बन गए। खासतौर पर देखिए सीमांचल का इलाका, जहां पर 5 सीटें एआईएम ने जीती है, वहां करीब करीब 5 से 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर आरजेडी के लिए डैमेजिंग फैक्टर भी वो साबित हुई है। तो ऐसे पॉकेट्स देखे जा रहे हैं जो कि नंबर को घटाने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। मधुरेंद्र, आपने सीमांचल का जिक्र किया, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं। क्या आरजेडी इस बात को समझ पा रही है कि असदुद्दीन ओवैसी वोट कटवा साबित हुए हैं आरजेडी के लिए, महागठबंधन के लिए? देखिए, बिल्कुल 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 इसको तो 100% जो है वो कहीं ना कहीं आरजेडी समझ रही है कि वोट कटवा साबित हुए और इनको बड़ा डेंट लगाया। क्योंकि एमवाई का समीकरण जो है वो सबसे स्ट्रांग समीकरण माना जाता है और उसको सबसे बड़ा डेंट कहीं ना कहीं सीमांचल जैसे इलाके में अगर किसी ने लगाया तो एआईएम ने लगाया। तो इसको प्रखर रूप से मान रही है। इतना ही नहीं, ये भी देख रही है आरजेडी की 70 सीटें जो है कांग्रेस को देने का फैसला किस तरह से गलत साबित हुआ, क्योंकि बैड परफॉर्मेंस जो है वो कांग्रेस का साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो वो सीटें 70 देनी कांग्रेस के हिस्से में एक तरह से आरजेडी के लिए बेहद हानिकारक साबित हुआ। ये तो ऐसे तमाम फैक्टर्स है, चाहे सीमांचल का फैक्टर हो, मुस्लिम वोट बैंक का फैक्टर हो, या एम की एंट्री का फैक्टर हो, या फिर आपको कांग्रेस को जो सीट्स दी गई उसका फैक्टर हो, उसके बनिस्बत आप देखिए कि जो महागठबंधन को लाभ है वो कहीं ना कहीं वाम दलों से कहीं ज्यादा मिला, क्योंकि स्ट्राइक रेट वाम दलों का कहीं ज्यादा बेहतर साफ साफ दिखाई दे रहा है कांग्रेस से। तो ये सारे मतलब इसको दर्शक ऐसे समझ सकते हैं मधुरेंद्र की कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव के लिए लायबिलिटी साबित हुई और वाम दल एसेट्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी लायबिलिटी साबित हुई। इतना ही नहीं, अगर आप कांग्रेस के चुनाव प्रचार को देखें तो उसमें कोई धार नजर नहीं आई, बड़े नेता और बड़े स्टार प्रचारक नहीं नजर आए। पूरा का पूरा महागठबंधन एक तरह से तेजस्वी यादव लीड कर रहे थे। सर्वाधिक रैलियां उन्होंने की, अपने दम पर, अपने चेहरे पर उन्होंने जो कुछ जुटाया वो कहीं ना कहीं एनडीए से महज 10 सीटें कम है। तो ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो परफॉर्मेंस में चूक हुई है वो महागठबंधन के पूरे ही फॉर्मेट में हुई है। उसका फॉर्मेट जो है वो एक तरह से अपने आप में बेहद फ्रेजाइल था, जिसने बहुमत के अंकगणित से पीछे छोड़ दिया महागठबंधन को। और दूसरी तरफ जो कोर वोट बैंक है उसमें जिस तरह का सेंध एआईएम जैसी पार्टियों ने लगाया वो कहीं ना कहीं हानिकारक था। दूसरी तरफ पप्पू यादव की पार्टी ने कहीं ना कहीं यादव वोट बैंक में जो सेंध लगाया वो हानिकारक था। तो इस तरह के जो तमाम फैक्टर्स हैं उसका एनालिसिस जारी है। शायद उसके बाद एक औपचारिक बयान सामने आया आरजेडी का, तब कहीं तेजस्वी निकल कर आए और बताएं कि हार के कारण क्या रहे। फिलहाल तो आइए देखिए कि कल से लेकर अभी तक जो ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा जा रहा था वो एक ऐसी औपचारिकता बन गई है जो हर हार के बाद विपक्ष करता है। बिल्कुल बिल्कुल मधुरेंद्र, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपका रुख करेंगे किस तरीके से आरजेडी की तरफ से मंथन के बाद बात सामने आती है ये हम दिखाएंगे। लेकिन आपको बता दें कांग्रेस की तरफ से अभी भी जो हार का ठीकरा है वो काउंटिंग पर फोड़ा जा रहा है, वो ईवीएम पर फोड़ा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। कल दोपहर में सबसे पहले कांग्रेस के नेता उदित राज ने ईवीएम पर सवाल खड़ा किया है और अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये लाइन ले ली गई है। ये कहा गया है कि अगर काउंटिंग सही तरीके से होती तो कांग्रेस की जीत तय थी। बिहार में काउंटिंग में गड़बड़ी हुई है, ये आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी ने। आपको बता दें कि 2015 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 27 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 20 तक भी कांग्रेस पार्टी नहीं पहुंची। क्या कुछ कहा है कांग्रेस के नेता तारिक अनवर ने, बिहार से ही आते हैं, सुनाते हैं आपको।
मैं समझता हूँ कि जो बिहार का मूड था आम जनता का, ख़ास तौर पर यूथ का, या तो हम उसको ठीक ढंग से एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए, और दूसरा मैं समझता हूँ कि थोड़ा जो कहा जाए कि संगठन की भी कमज़ोरी रही होगी, नहीं तो और कोई वजह नहीं है। और जो पार्टी सरकार में रहती है, हुकूमत में रहती है, वो उसका भी, अपने सत्ता का भी इस्तेमाल करती है। जिस तरह से अभी हम लोगों ने देखा कि अंतिम समय में हमारे बहुत सारे उम्मीदवार बहुत कम वोटों से पीछे रह गए हैं। तो सुना आपने कांग्रेस के नेता तारिक अनवर को, जो अपने तरीके से विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस की हार के। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें, बिहार चुनाव के नतीजों में एलजेपी का चिराग भी नहीं चल पाया है। लोक जनशक्ति पार्टी को महज 1 सीट मिली है। करारी शिकस्त के बाद चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा, यह भी आपको सुनाते हैं। चिराग पासवान, जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीद की जा रही थी कि वो अपने आप में एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं। बिहार का प्यार मिला, 6% वोट मिले, ये बात चिराग पासवान ने कही है। ये कहते हो कि हमारे पास होने के लिए कुछ था ही नहीं, हमें जनता का प्यार मिला है, 6% वोट मिले हैं, जो अपने आप में एक उपलब्धि है। लेकिन जो वोट का प्रतिशत है उसको सीटों में तब्दील चिराग पासवान यहां पर नहीं कर पाए, क्योंकि लगभग इससे कम वोट का प्रतिशत जिन पॉलिटिकल पार्टीज का रहा है बिहार में, उनको भी सीट चिराग पासवान से ज्यादा मिली है। चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए चिराग पासवान हैं, नतीजे सामने हैं, और जाहिर तौर पे जिस लक्ष्य के साथ आप आगे बढ़े थे कि नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनने देना है, लेकिन वो लक्ष्य चूकता नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, इसमें चूक ज़रूर हुई है, इस बात को मैं ज़रूर मानूंगा कि वो लक्ष्य ज़रूर चूक रहा है। बट बहरहाल आज की तारीख में इसके ऊपर कोई टिप्पणी करने का औचित्य ही नहीं है, क्योंकि एक गठबंधन को पूरा मैंडेट है और उस गठबंधन को ये निर्णय लेना है कि वो मुख्यमंत्री किसको बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी अकेले मैं खुश ज़रूर हूँ कि एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई। मैं ज़रूर चाहता था कि भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहे, और उसको लेकर मैं ज़रूर खुश और संतुष्ट हूँ। जहाँ तक रही बात लोक जनशक्ति पार्टी की, हम लोग का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है। मत प्रतिशत में जिस तरीके से हम लोग की वृद्धि हुई, हाँ, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सीटों की संख्या ज़रूर मायने रखती है, उसमें ज़रूर हम लोग की 1 सीट आई। बट जो नई मजबूती लोक जनशक्ति पार्टी को हासिल हुई है, ये 2025 में ज़रूर हम लोग को मदद करेगी। तो चिराग पासवान को उम्मीद है 2025 में उनकी पार्टी जरूर कोई चमत्कार करेगी चुनाव के लिहाज से। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले से भरोसा था कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। क्या कुछ जीतन राम मांझी कह रहे हैं, ये भी आपको सुनाते हैं। जनता हम लोगों के कार्य को समझा, और नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी का जो ज्वाइंट एफर्ट्स रहा जनता के काम के लिए, उसके आधार पर उन लोगों ने वोट किया, हम लोग जीते हैं। इसमें हमारा कोई ज़्यादा श्रेय है सो मैं नहीं कर सकता। हाँ, ये है कि जनता की सेवा जो कम विधायक रहने पर भी, ना विधायक रहने पर भी जो हम करते रहे, उसका भी कुछ फल है। और नीतीश कुमार जो पहले हम लोगों के साथी रहे हैं, उनके साथ काम किया है। मतभेद हो सकता था, मनभेद नहीं हुआ था। यही कारण है कि हम लोग एक साथ मिले हैं, आज भी काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। चलिए, तो सुना आपने जीतन राम मांझी को, वो कह रहे हैं कि मतभेद कभी नहीं रहा, मतभेद हो सकता है, मनभेद कभी नहीं रहा। रुक रहे हैं यहाँ पर कुछ देर के लिए, तुरंत हाजिर होते हैं।